एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें 2025 के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हम कर रहे थे, और इसमें 37 शिफ्ट है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें टोटल 41 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो अब 4 शिफ्टें और बची हैं, तो इसमें हमारी शिफ्ट ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि या तो आप एसएससी सीजीएल 2026 का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके पेपर करना चाहते हो, या फिर एसएससी सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना चाहते हो, जिसमें 2024 या 2023 के करना चाहो, तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, उसी के अकॉर्डिंग फिर है वो आगे हम काम करेंगे। ठीक है। और आज हम 24 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2 का पेपर है, ये हम सोल्व करने वाले हैं। ज्यादा बातचीत हम करते नहीं है, केवल और केवल हम एग्जाम अप्रोच वाली बातें करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है। विद्या ने काव्या को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों के लिए 6,000 रुपए की उधार दिया, और 3 वर्ष बाद में है उसको मिलने वाली राशि कितनी है। तो आपको अमाउंट पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। 4% की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप इफेक्टिव रेट निकालोगे। इफेक्टिव रेट निकालोगे। इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या है, 3x स्क्वायर और x क्यूब ऐसे निकालते हैं। x की जगह रेट पुट कर दो, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 तिया 48, और 4 का क्यूब करोगे तो 64। तो हमारे पास में यही है कि यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 12.4864% है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमें अमाउंट पूछा गया है, तो 6,000 का बस 100 में जोड़ दो। यहाँ पे 100% क्या होता है, प्रिंसिपल, उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 112.4864% आप यहाँ पे क्या निकाल दोगे, ये अमाउंट आ जाएगा आपका। तो बस इसी को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये चीज हम कैलकुलेशन है वो माइंड में कर लेते हैं, तो ये इतना टाइम नहीं लगता है, डायरेक्ट हम एग्जाम में यही लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखोगे ऑप्शन है बहुत नजदीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा इस सवाल में। बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24, 2 चला जाएगा, 6 का 36 और 38, 3 चला जाएगा, 8 6 48, 3 51, 5 6 चौका 24, 5 29, 2 चला गया, 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 1 7 1। तो ये आ गया आपके पास में कितना, और यहां पे हो गया ना 6 एकम 6 और 7 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में, और 6 एकम 6 एक और आ जाएगा, तो 6 7, तो ये आ गया आपका 6749.18 वाला ये सवाल का आंसर हो गया। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट वगैरह नहीं देख रहा। एग्जाम में अगर आप पॉइंट देखोगे भी, मैं यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे काटूं, फिर यहाँ पॉइंट देखूं, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊं भाई इतना आएगा, तो ये चीज नहीं करना आपको। एग्जाम में पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें 2 से 5 सेकंड आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट वाली चीजें इग्नोर करना, बस डिजिट से मतलब है हमें। तो 674918 किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है आंसर। बस ऐसे टाइम बचाना पड़ेगा आपको, 2 2 4 4 सेकंड। पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, तो बताइए यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो इनमें दे इंक्लूड फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं फ्रैक्शन नहीं करते, इंटीजर होते हैं। इनमें ऋणात्मक संख्या ही शामिल है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर नहीं होता है। धीरज अपने घर से स्कूल है वो 3.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और 2.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। आने जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो बताइए उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो या तो आप बेसिक से कर लो, या फिर यहाँ रेशियो से कर लो। देखो स्पीड का रेशियो कितना है, यहाँ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो है वो 3.8 और 2.6 है, तो ये आ गया 19:26, 19:13 आ गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा हमारे पास में, तो 13:19 आ गया। टोटल टाइम लगा है 5 घंटे, और इस रेशियो में बांट दोगे तो हमारे पास में बढ़ जाएगा कितने कितने घंटे लगा। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। तो जाने में कितनी स्पीड से चलता है, 3.8 से चलता है, इंटू अब जाने में कितना टाइम लगा वो कैसे निकालोगे, 13, इस 13:19 के अनुपात में। तो 5 था टोटल, उसको 13:19 में बांट दो, तो 19 और 20 30 32, तो टोटल के नीचे टोटल, और जिसका चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन है वो भी नजदीक नजदीक दे रखे हैं, तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहां पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहां मैं कर दूं 38 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 190 हो जाएगा। 190 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर एक बार आप यहां पर 160 कर दो, इसको 19 कर दो। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को हटाई, अगर पॉइंट को ना हटाए, पॉइंट से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी चीजें पॉइंट वगैरह आएगी भी नहीं वैसे। तो मैं यहां से देखो 16 से काट देता हूं, और यहां पर ये 1.9 बार चला गया। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.1995, तो फिर से पॉइंट ही जाएगा आपका। ठीक है, तो 1995 ही होगा। तो फिर तो आपको वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। देखो लगाया मैंने, यहां 19 कर दिया, यहां पे 160 हो गया, 19/95, और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 16 से भाग दोगे, तो करना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। तो 19 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190 हो गया, और 19 दिया 57 हो गया। तो ये आ गया आपके पास में 247।
247 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 5, और इसको 160 से भाग दे दो तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छिगाड़ छियानवे और 16 साते 112। 7 से तो ज्यादा ही आएगा, 7 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 7 से ज्यादा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेटिव तो है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन को करना ही पड़ता है, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक गोलाकार खोल का बाहरी व्यास है वो 20 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। खोल में पदार्थ का आयतन कितना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, बाहर वाला का आयतन निकालो, इसमें से अंदर वाले का आयतन घटा देंगे, तो 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू बाहर की रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो बाहर है 10, तो 10 का क्यूब माइनस अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 कम करोगे 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, पॉइंट में ऐसे ही है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.14 इंटू 1000 में से 729 घटा दोगे तो ये बच गया 30, और 800 200 ही के तरह आ गया, ठीक। और अगर मैं 3 से काट दूं यहां पर तो 3 चौक 12 इतना आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 10, यही होगा, इंटू 1.04। तो लगभग जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहां पर यह तो नहीं हो सकता, और कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यहां से, तो 1084 तो बनेगा ही बनेगा, और पॉइंट है तो यहां पर हो जाएगा 10 चौक 40, इसमें 40 और जुड़ जाएगा लगभग, ठीक है। मैं 40 मतलब 11 ही मान लो आप, 11 चौक 44 कर दो इसको, तो 4 4 8 8 4 12, हासिल 1 चला जाएगा, 1128 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 1128 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिया ना, यहाँ पे 1.04 आगे भी हैं, तो यहाँ पूरा सोल्व नहीं किया, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, आंसर आपका आ गया 1134.7। अब देखो इस क्वेश्चन का दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं लगा सकते अपन, ऐसे सवाल हैं वो कैलकुलेशन वाले होते ही हैं। एक आयताकार है, एक्वेरियम है, इसमें 100 सेंटीमीटर लंबाई है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसमें 20 सेंटीमीटर के प्रारंभिक स्तर पर पानी है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 समान धातु के गोले गिरा दिए जाते हैं, तो बताइए जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा सवाल है, वो पहले शिफ्ट में भी आ चुका है। तो क्या करोगे, इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो उतना जितना वॉल्यूम डाला है उसके बराबर होगा, तो यहां पर आयताकार बोला है तो आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 100 इंटू 50, 5000 इंटू एच ऊंचाई तक मान लिया बढ़ गया, ये किसके बराबर होगा, डालेंगे वॉल्यूम के बराबर, तो आपने 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 समान धातु के गोले डाल दिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, बस इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे तो 25 2 50 और 25 पंजे 125, 5 चौके 20, तो ये 10 हो गया, और यहां पर एच की वैल्यू हो गई पाई/3, और यहां पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 25 पंजे 125, 200 आएगा, 200 में यहां पे 20 से काटोगे तो 10 बच रहा है, और इसमें 10 थे ना, यहाँ पे 10 समान थे तो 10 से 10 कट जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3 आ गई, ये आ गई पाई/3। भाई 10 समान गोले डाले ना तो 10 के बराबर होगा वॉल्यूम, तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे हाइट जो है वो पाई/3 हो जाएगी। ABC ने एक परामर्श फर्म बनाई, उसने पूंजी निवेश क्रमशः 6 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए थे। 3 महीने बाद ए ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, बी ने 1 लाख रुपए जोड़ दिए, और साझेदारी है वो 9 महीने तक ही चली है, तो बताइए योगदान कितना होगा। तो ABC ने, ए बी और सी ने, इसने लगाए हैं 6 लाख रुपए, इसने लगाए हैं 4 लाख रुपए, इसने लगाए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया, ए ने 1 लाख रुपए निकाले, तो बचे कितने यहां से, तो 5 लाख रुपए बचे, टोटल 9 महीने के लिए लगाया था, तो 6 महीने के लिए, बाकी के लिए इतने लगा दिए। और बी ने 3 महीने के लिए 4 लाख रुपए लगाए, और 3 महीने बाद में 1 लाख रुपए और जोड़ दिए, तो 5 लाख रुपए हो गए, और ये 6 महीने तक, और इसने तो केवल 9 महीने के लिए लगाए हैं, 5 लाख ही लगाए, तो ये रेशियो हो जाएगा आपके पास में नया। इनको जोड़ दो, 6 18 और 5 30, तो ये हो गया 48, 4 12 और 6 5 30, तो ये हो गया हमारे पास में 42, और 9 5 45, तो ये रेशियो हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अगर 3 से कट रहे हैं तो 3 6 18 16, 3 चौक 12 और 15 3 45, 16 14 15 का अनुपात है वो आ जाना चाहिए, 16 14 15 ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मूल कीमत है वो 10% कम हो जाती है, x का मान बता दीजिए। एग्जैक्ट है वो लास्ट शिफ्ट में आया था, क्या करते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 है, वो 10% के बराबर दे रखा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, या x की वैल्यू है वो रूट 1000 के बराबर हो जाएगी, तो इसके बीच में है ये 31 और 32 के बीच में आएगा, 31 और 32 के बीच में ए ऑप्शन हो गया।
एक फर्श है वो 12 मीटर और 9 मीटर का है। यदि 1.5 मीटर और 1.5 मीटर की टाइलें हैं, देखो यहाँ पे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ऐसे अगर मल्टीप्लाई में दे रखा होता है तो लंबाई और चौड़ाई ही दे रखी होती है। इनका इस्तेमाल किया जाए तो कितने टाइल की आवश्यकता होगी? टोटल एरिया में एक वो टाइल का एरिया को भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा। तो 12 × 9 डिवाइडेड बाई यहां 1.5 × 1.5 कर दो, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो चला जाएगा, 15 छिकी 90 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा सवाल का आंसर। 48 टाइल की जरूरत होगी। एक दुकान का साइन बोर्ड है वो 5 मीटर और 4 मीटर के आयत पर 2 मीटर इंटू 1 मीटर के आयत के आकार का कटा हुआ भाग है। यानी आपके पास में ये बोला है कि ये हमारे पास में आयत है, इसके 5/4 ये साइड है और इसमें 2/1 का ये आयत कटा हुआ है, तो बाकी का ये जो इस तरीके से साइन बोर्ड बना हुआ है। पेंटिंग की लागत है 180 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो खुले क्षेत्र की पेंटिंग की लागत कितनी होगी? तो एरिया निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 20 में से 2 घटा दो तो 18 आ जाएगा। 18 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 का स्क्वायर 324 आंसर। एक नियमित षटकोणीय नट की बाहरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है और भीतरी खोखली भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है कि एक रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है, इस तरीके का नट है, इसका बाहरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, अंदर वाला है वो 3 सेंटीमीटर की है इसकी साइड। तो आपसे बोला गया है अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाहर वाला क्षेत्र है उसमें से हम क्या कर दे? अंदर वाला क्षेत्रफल हटा दे तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर होती है तो क्या कर देंगे? बाहर वाली भुजा का स्क्वायर करके छोटी वाली जो कम वाली भुजा है उसका स्क्वायर करके घटा देंगे। तो यहां है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें से 3 का स्क्वायर घटा देंगे 9। या क्या? तो ये कैलकुलेशन बन गई हमारे पास में। तो अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 √3 इंटू 9 चौक 36 है तो 9 27 ये आ जाएगा। और लगभग आपको बताना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 27 81 है इंटू 1.73 है, इसको 2 से भाग दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो लगभग ये हो गया 40.5 और 40.5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40.5 तो आएगा ही, और 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 और जुड़ जाएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 या 12 लगभग एक और जुड़ जाएगा। ऐसे तो ये लगभग मान लो आप, तो 4 और 3 7, लगभग 70 के करीब आना चाहिए सवाल का आंसर, 70 के करीब आएगा। एक व्यक्ति को अपने निवेश का 10% लाभ हुआ अगर उसने 5,000 रुपए का निवेश किया और लाभ को पुनः निवेश किया तो उसी लाभ दर पर दूसरे वर्ष के बाद कुल मूल्य क्या होगा? तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है कि जो आपने इन्वेस्ट किया फिर आपको जो अमाउंट मिला फिर आपने वापस से लगा दिया। तो 10% की रेट से 2 साल का क्या होता है? 21%। तो 21% यहां से निकाल लो, 21 चौक 84, 21 5 105, तो 1,050 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो 5,000 पर 1,050 का यानी 6,050 रुपए उसको मिलेंगे 2 साल बाद में। ये आपका आंसर होगा। ऐसे बिना पेन लगाए भी करना आपको सवाल। एक विक्रेता कुकीज के एक पैकेट को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 120 रुपए में बेचता है। अगर अर्जित लाभ है वो 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो ये सवाल है ना, यहां पे बहुत बार पूछा गया था और कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है बहुत सी लैंग्वेज। यहां पे इस लैंग्वेज का, यहां पे इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। इसने बोला 120 रुपए में जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो यहीं से हमारे पास में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई? 120 रुपए में आपने बेचा और प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का, यानी 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा तो 100 रुपए इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो पेन लगाना ही नहीं है आपको इस बार। भाई आप 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानो तो 20% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 120 में, और 120 यूनिट की वैल्यू 120 ही दे रही है, यानी 100 रुपए में खरीदा उसने। तो आंसर आ गया। एक कंपनी में 5 इंजीनियरों का औसत वेतन है वो 60,000 है। अगर एक इंजीनियर कंपनी छोड़ देता है और औसत वेतन है वो 18,000 रुपए हो जाता है तो कंपनी छोड़ने वाले इंजीनियर का वेतन क्या है? एवरेज के सवाल में पेन नहीं लगाते। कैसे? देखो इन सबके पास में कितने कितने हैं? 60 हजार रुपए हैं। अब एक इंजीनियर छोड़ के चला गया, अगर वो 60,000 ही लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां फर्क पड़ा है कि 58,000 ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद के 60,000 तो लेके चला ही गया और बाकी के जो 4 लोग थे जिनके पास में 60 हजार थे उनसे 2-2 हजार रुपए और लेके चला गया। तो 8,000 रुपए लेके चला गया इनसे 4 से, तो यहाँ पे 60,000 तो लेके चला गया और 8,000 अदर से लेके चला गया, तो 68,000 रुपए वो लेके चला गया। ये आ गया इसका आंसर। ऐसे आपको सोचना है। एक त्रिभुजा का संग्रहण प्रिज्म का आधार है वो समकोण त्रिभुज के आकार का है। इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात है वो इतना है, 5 12 13 है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि आधार का कुल परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आधार का परिमाप 60 है, ऊंचाई आपको 8 दे रखी है, तो 8 6 48 आ गया इस सवाल का
आंसर। ये आपको इतना जो दे रखा है इसका कोई मतलब ही नहीं था। 9 संख्याओं का एवरेज 63 है। जब एक संख्या हटा दी जाती है 60 हो जाता है। सेम वही तरीका, सबके पास में 63 रुपए थे, एक बंदा चला गया, अगर 63 ही लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 60 क्यों हुआ? क्योंकि बाकी के जो 8 व्यक्ति थे उनसे इसने क्या कर दिया, 3-3 रुपए और लेके चला गया। तो यहाँ पे 8 दिया, 24 रुपए ज्यादा लेके गया 63 से। तो 63 और 24 रुपए जोड़ दो, 63 और इसमें 24 जोड़ दो आप, तो ये 87 रुपए लेके चला गया। तो यही हमसे बोला गया है कि हटाई गई संख्या कितनी है। एक थोक विक्रेता है, वो 100 समान घड़ियों के एक बेच पर लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। खुदरा विक्रेताओं को 25% की छूट देता है। एक खुदरा विक्रेता है, वो सभी घड़ियां खरीदता है और 48,000 रुपए खर्च करता है। ठीक है, तो थोक विक्रेता के लिए प्रति घड़ी क्रय मूल्य क्या है? तो थोक विक्रेता के लिए आपको बताना है कि अगर इसका क्रय मूल्य कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि एक घड़ी का कीमत है वो 80 रुपए है। ठीक है, तो वो 100 खरीदता है और इनको क्या करता है, वो 80% अधिक करता है। तो मैं एक की बात करता हूं कि एक घड़ी 100 रुपए में खरीदी, 80% बढ़ा दिया तो 4/5, 5 की चीज को 9 रुपए कर दिया। और फिर खुदरा विक्रेता को 25% की छूट भी देता है। तो इस पे छूट देता है तो 4 की चीज पर 1 रुपए कम में बेचता है, तो 3 रुपए में बेचता है। और एक खुदरा जो विक्रेता है वो इन सभी घड़ियों के 48,000 रुपए देता है, 100 घड़ियों के। तो एक घड़ी का कीमत कितना आएगा आपके पास में, 480 रुपए आएगा। तो ये 480 रुपए देता है एक घड़ी का। बस एक लाइन में लिख दिया तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अक्स की वैल्यू निकाल दो, यहां से 3 से करोगे तो 160 आ गया। और पॉइंट में आएगा आपके पास में 5 चौके 20 है, 16 दूना 32। ठीक है, इतना ही आएगा क्या? 5 चौक 20 है, 1600 और 3200 डिवाइडेड बाई 9 कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 40 से तो कम आएगा। 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा। तो ऐसे चलता जाएगा आपका। अब पॉइंट लगा देना जो लगेगा जहां पे, तो 355 पॉइंट यहां पे आ जाएगा आंसर। एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 355.56 है। टेन ए की वैल्यू 3/4 है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? तो माइंड में करो, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो साइन क्या होगा, 3, 5 होगा, 3, 5 होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वो तो हमें भी याद है, तो यहाँ पे 1 होता है डायरेक्ट। एक वृत्त का त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्रीय कोण है 3π/4। देखो 3π/4 ऐसे निकाला मत करो। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। तो 45 का 3 गुना कर दो, क्योंकि 3 लगा हुआ ना ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 135। 4 तिया 12, 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री का निकालना है। तो देखो क्या होता है एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की टर्म में दे देगा। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। हमें किसका निकालना है, 135 डिग्री का निकालना है। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 18 और यहां पे 5 हो गया। सोल्व करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 18 पाई सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। 18 या 54 तो 3 वाला आएगा आंसर। 18 या 54 और 3 57, तो 45 होगा क्या? 18 या 54, 4 और 3 135, 13 बचेगा। 18 पंजे 90, 18 चीज 108, 18 7 126, तो 37 पॉइंट वाला आएगा आंसर। तो 37.5 आ गया सवाल का आंसर। कोस 90 माइनस थीटा अक्स के बराबर है, एक्यूट एंगल है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आपको अक्स दे रखा है, साइन थीटा अगर अक्स दे रखा है तो ये अक्स है और ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस अक्स स्क्वायर का रूट। तो पूछा क्या है, कोस थीटा की वैल्यू, तो ये अपॉन 1 आ जाएगा। तो यही अपना आंसर आ गया। दो वर्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दोनों वर्तों के केंद्र के 10 सेंटीमीटर दूर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये चीज मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहां से सवाल बनता ही बनता है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछी गई है और फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए 7c2 का स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। और ये ट्रिपलेट बनता है हमेशा, तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे 6 आ गया इस सवाल का आंसर। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से करवाया। एग्जाम में जब करोगे तो कैसे करोगे, यहां अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला है तो इनको जोड़ दो, तो 6 और 2 8। अगर डायरेक्ट पूछा गया तो डिफरेंस करोगे। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ट्रिपलेट बनेगा हमेशा। तो 6, 8, 10 का होगा, तो तीसरा क्या हो गया, 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 6। अगर यहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया होता तो यहां हम क्या कर देते, डिफरेंस कर देते 4, और मान लीजिए यहां पे ट्रिपलेट बनता तो फिर वो अपना आंसर हो जाता। तो ये आ गया आंसर। तो ऐसे फॉर्मूला भी नहीं लगाने की जरूरत आपको। एक वर्त में एक जीवा है, वो PQ परिधि पर बिंदु R पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। परिधि पर बिंदु पर जो R की ही ओर है, तो बताइए कितना। तो सेम ही परिधि पर है, तो सेम पॉइंट पे एंगल भी सेम होते हैं एक ही जीवा द्वारा।
20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनता है हमेशा। देखो 20 सेंटीमीटर रेडियस है और यहाँ पे जीवा है 32, तो आधी कितनी हो जाएगी? 16। तो 16 और 20 है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। एक तो 16 है, एक 12 है, तो 12 16 20 का ट्रिपलेट बनता है क्या भाई? ऐसे बोला गया है, ये जीवा है, ये सेंटर है, ये आपको रेडियस दे रखी है 20, ये टोटल अगर 32 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी क्या? देखो यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4 के चल रही है, तो ये क्या होगा? 4 तिया 12, तो 12 16 20 का ट्रिपलेट होता है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी आंसर। एक वृत्त में जीवा ए बी है, वो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। दीर्घ चाप केंद्र के विपरीत दिशा में किसी भी बिंदु पर उसी जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? अगर जीवा ए बी केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीर्घ चाप के किसी भी बिंदु पर, अच्छा, और यहां पे परिधि पे बनाया हुआ कोण कितना होगा? तो इसका आधा होगा, 60 का आधा होगा 30 डिग्री। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, जो बिंदु पी से वृत्त के संपर्क तक स्पर्श की रेखा की आपको लंबाई बतानी है, ये यहां पे बोला गया है। और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट का यहां से सवाल बनता ही बनता है। ये आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर दूर है, सेंटर ओ से 13 सेंटीमीटर की दूर पर है, और कुछ दे रखा है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी रेडियस दे दी। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 12 होगी। ट्रिपलेट आपको सारे याद होने चाहिए। ये अपना आंसर हो गया और ये सवाल 25 कंप्लीट। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। थोड़े से शुरू में दो चार सवाल थे, वो थोड़े कैलकुलेटिव थे और उनको सोल्व करना ही पड़ता है हमें। हो सकता है उनमें टाइम लगे, तो एक बार में जब आप सोल्व कर रहे हो, देखते अगर आपको दिख गया कि थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें 30 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम लगता है, आपको दिख गया कि लगेगा इसमें 30 सेकंड से ज्यादा, तो फिर एक बार इसको स्किप कर दो, क्योंकि और भी इजी सवाल आएंगे जिनमें हम 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो पहले क्यों ना हम इजी सवाल करें। अब कई बच्चों के डाउट होते हैं कि सर 25 सवालों में से हमारे पास 16-17 क्वेश्चन ही होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन में फंस गए हो। अगर आप इजी क्वेश्चन भी करोगे तो 20 क्वेश्चन तो आप इजीली ऐसे ही कर दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दोगे। 5 सवाल बचेंगे तो 20 प्लस सवाल तो करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हार्ड शिफ्ट भी आती है तो 20-22 सवाल तो आप इजीली करके आओ एग्जाम में। तो वो अप्रोच मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ और इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 शिफ्ट और बची हैं और इसके बाद में कौन से शिफ्ट करना है, कौन से एग्जाम के लिए करना है, वो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।